हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 9th का 7 चैप्टर, जिसमें हम मोशन यानी कि गति के बारे में जानेंगे कि गति विराम अवस्था में कैसे रहती है ना, आगे कैसे गतिज ऊर्जा कैसे करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जिनके जनरल साइंस आती है, वो सभी देख सकते हैं। साथ में ही जो क्लास 9th के स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आगे जाके आपको एनसीईआरटी की अहमियत भी पता चलेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ इसमें मिलते हैं। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज टू लैंग्वेज पढ़ेंगे पूरी की पूरी चीज़ें, लाइन टू लाइन। देखिए, गति, मोशन, चैप्टर नंबर 7। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था यानी कि विराम अवस्था बिल्कुल स्थिर अवस्था में, विराम अवस्था में, तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। यानी कि आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, इसका मतलब आप विराम अवस्था में हैं। और आप जो वाहन देख रहे हैं, रोड के पास बैठे हैं और गाड़ियाँ चल रही है तो उनको देख रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि कुछ वस्तुएं क्या है, गतिमान अवस्था में है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है, तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं। परमाणु और अणु वाला जो चैप्टर है वो अपन ने पहले पढ़ लिया है, अच्छे से आपके समझ में आ भी गया होगा। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाशगंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्राय यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसे कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने, पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। सूर्योदय, सूर्यास्त तथा मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण हैं? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण होती है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखो आगे, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए स्थिर गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विराम अवस्था में पाता है। मतलब कि अगर कोई बाहर से आपको देख रहा है, बस चल रही है, तो आप ऐसा लगेंगे कि आप भी चल रहे हैं, तो उसकी तरफ से तो आप क्या है, गतिमान अवस्था में है। लेकिन बस में जो आपके साथी बैठे हुए हैं उनके हिसाब से आप क्या है, विराम अवस्था में हैं। यह अवलोकन क्या संकेत देता है? देखिए, बहुत सी गतियाँ जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तथा कुछ वस्तुएं जो है वर्तीय पथ पर जो है गतिमान होती है। ठीक है, हो सकती है। कुछ घूर्णन कर सकती है, यानी कि गोल गोल घूम सकती है, और कुछ कंपन कर सकती है, यानी कि जिनमें वाइब्रेशन होता है। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिससे ये क्रियाएं साथ साथ हो, यानी कि ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर घूर्णन भी हो, कंपन भी हो, गति भी हो, सब चीज़ें भी एक साथ हो सकती है। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वर्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप 7.1 है, जिसमें कहा गया है कि आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में है या गति में है, चर्चा कीजिए। तो आपकी कक्षा की दीवार विराम अवस्था में ही है, चलती तो है नहीं वो, है ना, ताकि गतिमान हो जाए, तो वो विराम अवस्था में ही है। क्रियाकलाप 7.2 यहाँ पर ये कह रहा है, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विराम अवस्था में है? इस बिंदु पर आप चर्चा करेंगे। देखो, अगर आप रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप विराम अवस्था में हैं, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो आप और रेलगाड़ी दोनों ही गतिमान अवस्था में लगेंगे। ठीक है, सोचें और करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में गिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित, अनियंत्रित हो, जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे कि पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन करना। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना और उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? अब यहाँ पर बात करेंगे हम गति का वर्णन।
देखिए भाई, हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करें, व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन जो है निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु। ठीक है। अब देखो, सरल रेखीय गति यानी कि एक सीधी दिशा में जो गति होती है उसे कहते हैं सरल रेखीय गति। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी गति बिंदु 0 से या O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। चित्र 7.1 माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करती है। पहले यह C और B से गुजरती है और A पर पहुंचती है। इसके पश्चात ये उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरती है और C पर पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC है, अर्थात मतलब कि जो टोटल दूरी है तो 60 किलोमीटर तो O से A तक चली, फिर A से C तक चली तो 35 किलोमीटर, तो 95 किलोमीटर यहाँ पर टोटल उसकी दूरी हो गई। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक बिंदु O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है? चित्र 7.1 में दिए गए उदाहरण को लें। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है और विस्थापन का परिणाम भी कितना है, 60 किलोमीटर है। O से A तक तथा पुनः B तक गति के दौरान तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल दूरी यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 85 किलोमीटर। जबकि विस्थापन का परिणाम कितना था, 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिणाम 35 किलोमीटर और तय की गई दूरी कितनी, 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिणाम 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः 0 तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी OA प्लस AO बराबर होता है 60 प्लस 60 बराबर 120 किलोमीटर। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है दूरी 60, यहाँ पे O है 0 पर, C 25 पर है, 35 पर B है और 60 पर A है। दो विभिन्न भौतिक राशियों यानी कि दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप 7.3 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होती हुई जाएं। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम को मापें। दोनों भौतिक राशियों के मापन में आप क्या अंतर पाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 देखो। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं क्या, ओडोमीटर। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर जो है 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच के स्थापन के परिणाम को ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। अभी जस्ट अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, है ना, तो वो उदाहरण आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 एस में चक्कर लगाता है, यानी कि 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो आप जो भी फॉर्मूला था उसके हिसाब से करिएगा।
विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता, ये गलत बात है, हो सकता है। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से जो है अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग जो है दोनों के आंसर खुद देंगे। अगला देखो, एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में ये 50 मीटर और तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। तो इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समय अंतराल जो होता है छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए, भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण होते हैं। क्रियाकलाप 7.5 यहाँ पर देखिएगा। दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 7.1 में दिखाया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है या असमान। ठीक है ना। अब यहाँ पर समय दे रखा है, ए द्वारा तय की गई दूरी, बी द्वारा तय की गई दूरी में टाइम लग रहा है जो दिखाया गया है। 9:30 बजे चलते हैं, 9:30 पर सुबह के टाइम। तो ए चलता है, दूरी तय करता है 10 मीटर और बी करता है 12 मीटर। 9:45 पे ये 20 मीटर करता है और ये करता है 19 मीटर। 10 पर यह जो है 30 मीटर करता है ए और बी करता है 23 मीटर। 10:15 पे जो है 40 और इधर 35। 10:30 पे जो है ये 50 करता है और ये 37। 10:45 पे ये 60 और ये 41 और 11 पे ये 70 और 44 मीटर दूरी तय करता है। तो गति की दर का मापन कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर एक गेंद आ रही है, इनका मापन कैसे किया जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो वाहन चल रहा है उसकी गति के बारे में बात करेंगे कि इसका मापन कैसे करना है। देखो चित्र 7.2 में दी गई स्थिति को देखें। ये रहा, ये ड्राइवर दिख रहा है, ट्रक ड्राइवर ए और बी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये ए है टीबी की और यहाँ पर 2 है। गेंद की गति 143 किलोमीटर पर घंटा है पर हॉर्न है। तो इसका क्या अर्थ है? चित्र 7.2 बी में दिखाए गए साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं? किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेगी। इसमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह मीटर सेकंड इनवर्स चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। चाल का अन्य मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि किलोमीटर पर हॉर्न। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिमाण की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियमित हो। अधिकतर वस्तुओं में वस्तुएं असमान गति में होगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। यदि एक वस्तु टी समय में एस दूरी तय करती है तो इसकी चाल हो जाएगी v बराबर एस बटे टी। ठीक है, आइए इस उदाहरण के द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा होगी। तो कार पूरे समय 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक भी तो रही होगी और कुछ समय इससे भी कम भी रही होगी। उदाहरण 7.1 यहाँ पर दे रखा है। देखो इसमें एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है। पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी? तो वस्तु की औसत चाल निकालने के लिए दोनों की जो दूरी है 16 मीटर उसको जोड़ देंगे, 32 मीटर हो जाएगा। दोनों का समय भी जोड़ देंगे, 6 सेकंड हो जाएगा। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी बटे कुल समय लिया जाता है। तो यहाँ पर कुल दूरी थी 32 मीटर और टाइम लगा था 6 सेकंड का। तो यहाँ पर इसको काटापीटी करके यहाँ पर 5.33 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल होगी 5.33 मीटर पर सेकंड। 7.2.1 दिशा के साथ चाल पढ़ते हैं। किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे हम कहते हैं वेग। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति और दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम को जो है औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं।
इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्यम के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो औसत वेग निकालने का सीधा सा फंडा है कि दोनों को जोड़ के उसको 2 से भाग दे दो। जहाँ v एवरेज औसत वेग है तो u प्रारंभिक वेग है और v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल और वेग दोनों का मात्रक समान होता है, अर्थात मीटर पर सेकेंड यहाँ पर ये शो करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्रियाकलाप 7.6। अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को आपको मापना है। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर पर घंटा है तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, क्रियाकलाप 7.7 यहाँ पर देखिएगा। जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों की गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद कुछ समय पश्चात जो है बादलों की गरजने की जो ध्वनि है वो आपको पहुंचती है। क्या आप बता सकेंगे ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा नॉर्मली कि पहले बिजली चमकेगी या बिजली कड़केगी फिर उसके बाद आपको आवाज़ सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? इसके बीच के समय अंतराल को एक डिजिटल कलाई घड़ी या स्टॉप वॉच से मापें। बिजली की चमक के निकटतम बिंदु की दूरी का परिकलन कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल होती है 346 मीटर पर सेकेंड। कितनी? वायु में जो ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर पर सेकेंड होती है। चाल और वेग में अंतर आप बता सकते हैं। किसी अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उसकी औसत चाल के बराबर होता है, ये बता देंगे। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, ये भी आप बता देंगे। एक वस्तु एक समान गति में होती है जब इसका मार्ग कैसा दिखाई देता है। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान से एक सिग्नल को पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी? सिग्नल की चाल बराबर प्रकाश की चाल बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर बात करते हैं उदाहरण 7.2 की। तो यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। देखो, यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर हॉर्न में या मीटर पर सेकेंड में आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, कार के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 2400 - 2000 किलोमीटर बराबर 400 किलोमीटर कुल दूरी होगी। दूरी तय करने में लगा कुल समय कितना होता है? टी बराबर 8 घंटे, है ना। औसत चाल निकालनी है तो यू एवरेज बराबर एस बटे टी, यानी कि एस बटे टी का मतलब होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर बटे 8 घंटे आ जाएंगे तो 50 किलोमीटर पर हॉर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 50 किलोमीटर पर हॉर्न इंटू 1000 मीटर बटे 1 किलोमीटर इंटू 1 हॉर्न बटे 3600 सेकेंड। तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए किलोमीटर को इसमें 1000 का क्या कर देंगे, ये देख लिए आप लोग देख लीजिएगा। मीटर किलोमीटर को मीटर में बदला गया है और घंटों को किस में बदला गया है? सेकेंड में। तो वही 3600 सेकेंड के हिसाब से गुणा भाग कर देंगे। 60 × 60 बराबर 3600 होता है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात जो है अथवा यहाँ पर जो है 13.9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इसके बाद अगला उदाहरण देखो। उषा जो है 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल औसत वेग को ज्ञात कीजिए। उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी है? 180 मीटर है। ठीक है, 1 मिनट में उषा का विस्थापन कितना होगा? 0 मीटर। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई दूरी बटे तय की गई दूरी बटा तय करने में लगा समय। तो यहाँ पर 180 बटे 1 मिनट हो जाएगा। 180 मीटर में है, 1 मिनट है, इंटू इसको सेकंड में बदल देंगे तो क्या कर देंगे? 1 मिनट बटा 60 सेकंड, तो 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। औसत वेग विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। औसत वेग निकालना है तो क्या करेंगे? विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। तो लिया गया कुल समय यहाँ पर देखिएगा, विस्थापन देखो, विस्थापन बटे लिया गया समय। तो विस्थापन यहाँ पर 0 मीटर था और लिया गया समय 60 सेकंड था। तो 60 का 0 में भाग देंगे तो 0 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो उषा की जो औसत चाल है वो तो 3 मीटर पर सेकंड थी और औसत वेग कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर देखो वेग में परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेते हैं। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है और इसका मान विभिन्न समयों पर
एवं विभिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। किसी भी समय अंतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? देखो, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा कि आखिर में त्वरण क्या होता है, कि जो वेग में परिवर्तन होता है और बटे जो समय लगता है वो होता है। यानी कि एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की क्या होती है, माप। यानी कि त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण निम्न होगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ पर v माइनस यू बटे टी। इस प्रकार की गति को कहते हैं हम क्या, त्वरित गति। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक लिया जाता है, यदि यह वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। त्वरण का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का क्या है, उदाहरण है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो एक वस्तु जो असमान त्वरण से चल सकती है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है तो उदाहरण के लिए यदि एक कार सीधे सड़क पर चलते हुए समान समय अंतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है तब कहा जा सकता है कि कार क्या है, असमान त्वरण के साथ विद्यमान है। क्रियाकलाप यहाँ पर देखिएगा, आप दैनिक जीवन में बहुत प्रकार की गतियों को देखते होंगे जिनमें प्रमुख है गति की दिशा में त्वरण। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध है। एक समान त्वरण है, असमान त्वरण है, ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। क्या आप ऊपर दी गई प्रत्येक प्रकार की गति के लिए एक एक उदाहरण दे सकते हैं? अगला देखो उदाहरण 7.4। विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। पहली स्थिति में यहाँ पर प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, अंतिम वेग v बराबर 6 मीटर पर सेकंड है, समय यहाँ पर t बराबर 30 सेकंड है और समीकरण 8.3 से निकलता है a बराबर v माइनस यू बटे टी, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में सेट कर देना, a बराबर 6 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड बटे 30 सेकंड। तो आंसर यहाँ पर आ जाए 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी अवस्था में अगर हम बात करें तो प्रारंभिक वेग u बराबर 6 मीटर पर सेकंड है और अंतिम वेग v बराबर जो है 4 मीटर पर सेकंड है। तो t बराबर समय 5 है, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटे टी। तो v बराबर यहाँ कितना है 4 माइनस 6 बटे 5 s हो जाएगा, तो बराबर माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और दूसरी स्थिति में माइनस 0.04 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2 है। ठीक है ना। चलिए, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है, वह असमान त्वरण से गति में है? कैसे कहेंगे, आप खुद बताएंगे। एक बस की गति अगर 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से घटकर जो है 60 किलोमीटर पर हॉर हो गई है तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर हॉर की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप खुद करेंगे, नहीं आता है तो कमेंट कर देना। आगे पढ़ते हैं, गति का ग्राफिक प्रदर्शन। कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच के प्रसारण में किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को प्राय ऊर्ध्वाधर बार ग्राफ से दिखाया जाता है। जैसा कि आगे गणित में पढ़ा है कि एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से जो दो चर युक्त रेखीय समीकरण का हल ज्ञात किया जाता है। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर। अगर हम बात करें दूरी समय ग्राफ की, तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना मान अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। दूरी समय ग्राफ को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल में चल रही है, विराम अवस्था में है आदि। ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियर, ये सरल रेखा में जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना।
तो यह दूरी समय का ग्राफ है। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो इसकी चाल एक समान होती है। अतः वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती होती है। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ एक सरल रेखा में आएगा। आपने देखा भी ये देखो इस टाइप से सरल रेखा में आता है पूरा ग्राफ। आगे पढ़ते हैं, देखिएगा ग्राफ का ओबी भाग जो है यह दर्शाता है कि एक समान दर से बढ़ रही है। यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग पद का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम दूसरे समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए चित्र 7.3 में दिए गए दूरी समय ग्राफ के भाग ए बी को लेंगे। बिंदु ए से एक अक्ष के समांतर एक रेखा और बिंदु बी से y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचे। ये दोनों रेखाएं बिंदु सी पर मिलकर एक त्रिभुज ABC बनाती है। अब ग्राफ पर जो है AC समय अंतराल यानी कि T2 माइनस T1 को बताता है, जबकि BC दूरी S2 माइनस S1 को बताता है। हम ग्राफ से देख सकते हैं कि वस्तु A से B बिंदु तक जाने में T2 माइनस T1 समय में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। अतः वस्तु की चाल निम्न प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। V बराबर होता है S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। ठीक है, हम त्वरित गति के लिए भी दूरी समय ग्राफ अंकित कर सकते हैं। सारणी 7.2 एक कार के द्वारा 2 सेकंड के समय अंतराल में तय की गई दूरी को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर सारणी 7.2 है, तय की गई दूरी समय और दूरी यहाँ पर है 0 समय है तो 0 दूरी है, 2 समय है 2 सेकंड का तो 1 मीटर दूरी तय की है, 4 सेकंड का समय है तो 4 मीटर दूरी तय की है, 6 सेकंड है तो 9 मीटर, 8 सेकंड है तो 16 मीटर, 10 सेकंड है तो 25 मीटर, 12 सेकंड है तो 36 मीटर। यहाँ पे ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा वक्र टाइप में हो रहा है। तो असमान चाल से गतिमान किसी कार का जो दूरी समय जो ग्राफ है वो इस टाइप का होगा। कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ चित्र 7.4 में दर्शाया गया है। ध्यान दें कि इस ग्राफ की आकृति चित्र 7.3 से द्वारा दिए गए ग्राफ से भिन्न है, क्योंकि वो तो एक सीधी रेखा में था और यहाँ पे ये वेंट में है। इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार द्वारा तय की गई दूरी का आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। इस प्रकार चित्र 7.4 में दिखाया गया ग्राफ असमान चाल को व्यक्त करता है। यहाँ पे देखिएगा 7.4.2 वेग समय ग्राफ। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ पर इस टाइप का आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये वेग और समय के बीच में ग्राफ है ना, दिख गया। चलिए आगे चलते हैं। देखो इस ग्राफ में यहाँ पर कुछ छूटा तो नहीं, हाँ नहीं छूटा सकता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और वेग को जो है y अक्ष पर दर्शाया गया है। y अक्ष जो कि ऊपर की तरफ रहता है और x अक्ष जो कि आधार की तरफ रहता है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह एक अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होगी। चित्र 7.5 में एक कार जो कि 40 किलोमीटर पर हॉर के एक समान वेग से गति कर रही है के वेग समय ग्राफ को दर्शाया गया है। हम जानते हैं कि एक समान वेग से चल रही किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिणाम के बराबर होता है। चित्र 7.5 से T1 और T2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए समय T1 और T2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचे। 40 किलोमीटर पर हॉर के वेग को ऊंचाई AC और BD और समय T2 माइनस T1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय T2 माइनस T1 में कार द्वारा तय की गई दूरी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। S बराबर AC इंटू CD बराबर 40 किलोमीटर पर हॉर्न इंटू T2 माइनस T1 इंटू H। तो यहाँ पर 40 T2 माइनस T1 कोष्टक में और किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो रेखांकित भाग था अपना ये वाला, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर निकाल लिया है। वेग समय ग्राफ के द्वारा एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। माना कि चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद कार के स्पीडोमीटर का जो है पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समयों पर ms इनवर्स मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हॉर्न में सारणी 7.3 में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ देखो सारणी 7.3 विभिन्न समय पर कार का जो वेग है दिख रहा होगा। समय यहाँ पर अगर 0 है सेकंड में तो कार का मीटर पर सेकंड में कितना है 0, किलोमीटर पर हॉर्न में भी कितना है 0। अगर समय 5 सेकंड है तो यहाँ पर 2.5 मीटर पर सेकंड होगा कार का वेग और 9 किलोमीटर पर घंटा होगा क्या कार का वेग।
यहाँ पर 10 के लिए भी इसी टाइप से है, 15 के लिए, 20 के लिए, 25 के लिए और 30 के लिए। इस स्थिति में कार की गति के लिए समय वेग ग्राफ चित्र 7.6 में प्रदर्शित किया गया है। ग्राफ की प्रकृति ये बतलाती है कि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान रूप से होता है। इस प्रकार सभी एक समान त्वरित गतियों के लिए वेग समय ग्राफ सीधी रेखा है। ये देखो इस टाइप से ये वेग समय रेखा जो है इस टाइप की। आप कार के द्वारा तय की गई दूरी को वेग समय ग्राफ द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन के परिमाण को बताता है। यदि कार एक समान वेग से गति करें तो ग्राफ 7.6 में दर्शाए गए क्षेत्र ABCD द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाया जाएगा। चूँकि कार के वेग का परिणाम जो है त्वरण के कारण परिवर्तित हो रहा है, अतः कार के द्वारा तय की गई दूरी S वेग समय ग्राफ चित्र 7.6 में प्रदर्शित क्षेत्र ABCDE द्वारा व्यक्त की जाएगी। S बराबर होता है ABCD का क्षेत्रफल बराबर होता है आयतन ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर AB इंटू BC प्लस 1/2 AD इंटू DE हो जाएगा। असमान त्वरित गति को स्थिति में वेग समय ग्राफ किसी भी आकृति का हो सकता है। चित्र 7.7A यानी कि वेग समय ग्राफ को दर्शाता है, जो कि एक वस्तु की गति को प्रदर्शित करता है जिसका वेग समय के साथ घटता है, जबकि चित्र 7.7B में किसी वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन को वेग समय ग्राफ द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखो इस टाइप का यहाँ पर दिख रहा होगा, वेग और समय के मध्य ग्राफ खींचा गया है। ठीक है, चलो। और ये भी जो है दूसरा दिख रहा होगा, ये भी वेग और समय के बीच है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, उसमें A और B में दो बहुत समान अंतर है। वो समान गति के लिए था, एक असमान त्वरित गति के लिए है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक ट्रेन के 3 विभिन्न स्टेशनों A, B, C पर आगमन और प्रस्थान करने के समय और स्टेशन A से स्टेशन B और C की दूरी सारणी 7.4 में दी गई है। यहाँ पर ये वापस से आपके सामने दिया गया है कि A स्टेशन है, B और C स्टेशन है। A से दूरी की तय की गई है, एक तो 0 किलोमीटर पर, एक 120 किलोमीटर पर, एक 180 किलोमीटर पर। तो यहाँ पर आगमन का समय 8 बजे आई है ट्रेन और यहाँ पर 8:15 पे जा रही है, 11:15 पे आई है, 11:30 पे जा रही है और 13 पर आ रही है, 13:15 पर जा रही है। 13 का मतलब 1 होता है। मान लें कि किसी दो स्टेशनों के बीच ट्रेन की गति एक समान है, तो इस आधार पर वेग समय ग्राफ कैसे खींचेंगे और उसकी व्याख्या करते हैं। फिरोज और उसकी बहन शानिया अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं। वे दोनों घर के एक ही समय पर प्रस्थान करते हैं और एक ही मार्ग से जाते हैं, फिर भी अलग अलग समय पर स्कूल पहुंचते हैं। सारणी 7.5 उन दोनों के द्वारा अलग अलग समय में तय की गई दूरी को दर्शाता है। उन दोनों की गति के लिए एक ही पैमाने पर दूरी समय ग्राफ खींचे और व्याख्या करें। फिरोज और सोनिया द्वारा अपनी साइकिलों पर अलग अलग समय में तय की गई दूरी, यहाँ पर समय है, यहाँ फिरोज द्वारा तय की गई दूरी है, सानिया द्वारा तय की गई दूरी है। तो 8 बजे, 8:05 पर, 8:10 पर यहाँ पर दूरियाँ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम खींचते हैं क्या ग्राफ। पहले क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो एक समान के लिए तो सीधी रेखा हो जाएगी, असमान के लिए थोड़ा झुकाव वाली स्थिति आ जाएगी। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं, जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो दूरी और समय एक साथ ही जो है समांतर माध्यम में बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कर सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा में। आप खुद बताएंगे, नहीं आता है तो कमेंट कर देना, पूरा सेशन लेकर आ जाऊंगा ताकि उसमें क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है, ये भी आप खुद करेंगे। अब हम पढ़ते हैं गति के समीकरण। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग गति के दौरान त्वरण और उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें गति के समीकरण के नाम से जाना जाता है। सुविधा के लिए इस प्रकार 3 समीकरणों का एक समुच्चय निम्नलिखित है। v बराबर होता है u प्लस AT, समीकरण 7.5। s बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 7.6 समीकरण। 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यह समीकरण 7.7। जहाँ u वस्तु का प्रारंभिक वेग और जो कि t समय के लिए एक समान त्वरण a से चलती है, v अंतिम वेग है और t समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। समीकरण 7.5 वेग और समय में संबंध व्यक्त करती है और समीकरण 7.6 समय और स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है। समीकरण 7.7 जो कि वेग और स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करती है, जिसे समीकरण 7.5 और 7.6 से t को विलुप्त कर प्राप्त किया जा सकता है। इन तीनों समीकरणों को ग्राफिक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, उसको पढ़ लेते हैं।
7.5 एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से, यानी कि पहले तो वो विराम अवस्था में थी, फिर चलना प्रारंभ करती है। 5 मिनट में वो 72 किलोमीटर पर होर का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है। परिकलन कीजिए त्वरण का उसके वेग द्वारा प्राप्त की गई रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का। दिया गया है u बराबर 0, v बराबर 72 किलोमीटर पर होर बराबर इसका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को और घंटों को जो है, किलोमीटर को तो मीटर में और हो घंटों को जो है सेकंड में बदल लिया गया है। t बराबर 5 मिनट है तो 5 इंटू 60 कर देंगे तो इसको सेकंड में बदल देंगे, 300 सेकंड हो जाएगा। समीकरण 7.5 का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो कि थी a बराबर v माइनस यू बटे टी। तो u का मान, यहाँ पर v का मान देख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है और यहाँ पर स्टार्टिंग जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर समय है 300 सेकेंड। तो काटापीटी करेंगे तो 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर आ जाएगा। समीकरण 7.7 यहाँ पर यूज होगी 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर यहाँ पर वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर है माइनस यू स्क्वायर आपके पास 0 है, तो अतः यहाँ पर आंसर आ जाएगा एस बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड है की पावर स्क्वायर हो जाए, मतलब पावर लग जाएगी इसके ऊपर क्योंकि वी स्क्वायर हो रहा है, और यहाँ पर 2a है तो 2 इंटू 1/15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3000 मीटर। 3000 मीटर का मतलब होता है 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 में जो है 1000 का भाग दे देंगे तो 3 किलोमीटर बन जाएगा। रेलगाड़ी का त्वरण यहाँ पर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और तय की गई दूरी यहाँ पर 3 किलोमीटर है। ठीक है इतना। अब देखो 7.6 उदाहरण आता है। देखो कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर हॉर्न से 36 किलोमीटर पर हॉर्न की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें त्वरण उस उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। तो इसको भी करते हैं। देखो दिया गया है u बराबर, यानी कि प्रारंभिक जो वेग है वो है 18 किलोमीटर पर हॉर्न। इसको अगर मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। v यहाँ पर है जो कि देखने को मिल रहा है आपको v, तो यहाँ पर 36 किलोमीटर पर हॉर्न है बराबर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड है और t बराबर दे रखा है 5 सेकंड। तो a वाला फॉर्मूला लग जाएगा a बराबर v माइनस यू बटे टी। ठीक है, तो v का मान यहाँ पर दे रखा है 10 माइनस 5 बटे 5 बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समीकरण 7.6 जो है यहाँ पर 6 का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि s बराबर होता है ut प्लस 1/2at स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में जैसे आप लोग सारी चीज़ें वैल्यू लिखते हैं तो 37.5 मीटर इसका आ जाएगा दूरी और त्वरण हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम उदाहरण 7.7 की बात करें तो देखिएगा किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। हल यहाँ पर करना है तो a का मान यहाँ पर -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t बराबर 2s है और v बराबर 0 है। तो समीकरण 7.5 से हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। v का मान हो जाएगा 0, u का मान u ही रहेगा, प्लस a का मान हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t का मान है 2 सेकेंड। काटापीटी करेंगे तो u का मान आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड और समीकरण 7.6 जो कि आपकी थी s बराबर यू टी प्लस 1/2at स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगी। इसमें फॉर्मूला फिट करेंगे जैसे ही आपके सामने ये आंसर आ जाएगा 12 मीटर। कार रुकने के पहले 12 मीटर की दूरी तय करेगी। क्या अब आप इस महत्व को समझ सकते हैं कि चालक समय पर सड़क पर गाड़ी चलाते समय दूसरी गाड़ी की ओर दूरी क्यों बना कर रखते हैं। अब देखो कोई बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, 2 मिनट तक 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। परिकलन कीजिए प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर हॉर के चाल से चल रही है और ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के लिए पहले कितनी दूरी तय करेगी। एक ट्रॉली जो है एक आनंद तल पर जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा। इसके बाद चौथा है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। गति प्रारंभ करने में 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगी। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखो आगे, एक समान वर्तीय गति। जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण और गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है।
क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिणाम को नहीं बदलती परंतु अपनी गति की दिशा को बदलती है? किसी बंद पथ या मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। चित्र 7.8 ए किसी एथलेटिक यानी कि धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों यानी कि AB, BC, CD और DA पर एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आप को पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। एक चक्कर पूरा यानी कि ये आयताकार पथ है ये वाला, और ये वाला जो B है वो षटकोणीय पथ है, C वाला अष्टकोणीय पथ है और वृत्तीय पथ है D वाला। ठीक है, करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी? यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसे 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी होगी। अब मान ले एथलेटिक आयताकार पथ के स्थान पर जो है षटकोणीय पथ यानी कि ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र 7.8 बी में निर्देशित है। इस स्थिति में एथलीट को जो है एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। यदि पथ जो है षटभुजानुसार न होकर सम अष्टभुजानुसार पथ यानी कि ABCDEFGH, तो क्या होगा? यह देखा गया कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाएं तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाएगी और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है। अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, तो उसके वेग में जो परिवर्तन होगा वो दिशा में परिवर्तन के कारण हो रहा है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr है और अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाता है तो t समय लेता है और उसका वेग हो जाएगा v बराबर 2πr/t। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। यहाँ पर क्रियाकलाप दिखाया गया है कि एक धागे का टुकड़ा आपको लेना है, जैसे कि इस लड़के ने कर रखा है। ठीक है, उसके एक छोर पर एक छोटे से पत्थर को बांध ले और धागे के दूसरी छोर से पकड़कर जो है पत्थर को वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि चित्र 7.9 में इस टाइप से आपको घुमाना है। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद पत्थर किस दिशा में जाएगा? इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें। यह देखें कि पत्थर की गति करने की दिशा समान है या नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है। ठीक है ना, आगे देखो। जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में एक चक्कर यानी कि डिस्कस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छूटने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़ते समय गति कर रहा था। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिर परिचित उदाहरण हैं, जैसे कि चंद्रमा और पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से एक चलता हुआ जो है साइकिल सवार इत्यादि। अब आपने क्या सीखा, पूरे चैप्टर का सार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जा सकती है। ठीक है, एक वस्तु की गति का समान या असमान होना उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो नियत है या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में वह विस्थापन उसका वेग है। किसी वस्तु का त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन है। ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। v बराबर होता है u प्लस AT, s बराबर होता है ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 2as बराबर होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। जहाँ u क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग है और t यहाँ पर समय है ना, और यह यहाँ पर त्वरण है। ठीक है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। अब अभ्यास प्रश्न आ गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्लास 9th वाले जो स्टूडेंट है वो तो इनको सॉल्व कर ही लीजिएगा।
तो इस टाइप से ये चैप्टर भी फिनिश होता है, गति वाला, क्लास 9th विज्ञान विषय का जो 7वां चैप्टर है, शायद ये 7वां चैप्टर फ्री होता है। इसके बाद अगला वीडियो जल्द आ जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।